नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित विषय, जो कि आपका सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 3। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने ये प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल किया। हल करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हमारा बिंदु है द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उसके किस प्रकार से हम अनुप्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे कि कैसे हम द्विघात समीकरण वाले जो बहुपद है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्नों को हल करने में। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में प्रश्न दिया है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2/1/30 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक संख्या बोला तो हमने माना कि वो संख्या x है और उसका व्युत्क्रम का योग मतलब x धन 1/x, ये क्या है, उसका व्युत्क्रम है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है, 2/1/30 है। ठीक, तो ये वाला हमारा समीकरण बना। जब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² धन 1/x। ठीक है, और यह हो जाएगा 2 गुणा 30 धन 1, ठीक है, बटे 30। तो ये हो जाएगा x² धन 1/x, फिर हो जाएगा 61/30। इधर लाएंगे तो हो जाएगा 30x² धन 30, फिर हो जाएगा 61x। इधर लाएंगे तो 30x² ऋण 61x धन 30 बराबर 0। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, वर्ग समीकरण बनेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक का बना। उसके बाद उभयनिष्ठ निकालेंगे या मध्य पद को तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो मध्य पद को कैसे तोड़ा है। 61x को क्या लिख दिया है, ऋण 61x। इसे क्या लिख सकते हैं आप, तो ऋण 36x और ऋण 25x, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 61x मिलेगा। ठीक, ऋण 61x, तो ये तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ देखिए ये 30 और 36, तो 6x आ गया, तो 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, इसमें से 5 आया तो 5 पंचे 25, 5 छक्के 30। ठीक, फिर दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 5x ऋण 6, 5x ऋण 6, ये निकल गया, ये बचा 6x ऋण 5। ठीक है, तो इसके दो गुणनखंड मिले तो एक का मान 6/5 और एक का मान 5/6। ठीक, तो वे संख्या कौन कौन सी है। पहली संख्या यदि 6/5 है तो उसका जो व्युत्क्रम है क्या रहेगा, 5/6। जैसे 1/x का व्युत्क्रम क्या रहेगा, 1/x, 5/6 है तो ये आएगा 6/5। ठीक, ये आपका एक दूसरा उदाहरण है। इसे देखिए, ये क्या बोल रहा है कि एक शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हैं। शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो मान लो क्या है, ये शतरंज का हमारा बोर्ड है, 64 खाना है। ठीक है, और बोलता है कि 2 सेंटीमीटर का क्या है अंदर में, इसका ये वाला हिस्सा क्या है, 2 सेंटीमीटर पट्टी है। बॉर्डर बोल रहा है 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हैं। तो ये बॉर्डर यहाँ से ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोला है कि एक भुजा की माप, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक को बताना है, एक भुजा को। ठीक, तो देखिए उसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि जो शतरंज है उसका पूरा बॉर्डर के सहित माप क्या है, x है। और जब बॉर्डर के सहित माप x है तब बॉर्डर की माप क्या है हमारे पास, 2 लंबा है 2 चौड़ा है, तो 4 सेंटीमीटर है। और बिना बॉर्डर के जब हम माप निकालेंगे तो बॉर्डर की माप में से बॉर्डर सहित माप में से जो बॉर्डर की कुल माप है उसे घटा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, शतरंज का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, जो बचा वो क्या है, शतरंज का क्षेत्रफल ही है। यदि हम बॉर्डर को हटा देंगे तो पूरे खाने का क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। और प्रश्न बोला है कि 64 वर्गाकार खाने होते हैं शतरंज में। ठीक है, तो यदि पूरा का पूरा 64 वर्गाकार खाने को शतरंज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि एक का क्षेत्रफल कितना है, 6.25, 64 का गुणा करेंगे 64 खानों का मिल गया। और ये क्या है हमारा, बॉर्डर के बिना है, बॉर्डर के बिना, तो ये भी क्या है, 64 खानों का क्षेत्रफल है। तो दोनों बराबर होंगे, जब गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, इधर ले आएंगे पक्षांतर करके घटाएंगे तो 384 आ जाएगा। ठीक, फिर AC देखेंगे तो AC हमारा 384 है।
और उसके बाद 24 और 16 8 एक्स को कैसे तोड़ेंगे, तो ऋण 24 एक्स धन 16 एक्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 8 एक्स, और जब 24 गुणा 16 करेंगे तो 4 छक्के 24, 6 दूनी 12, फिर यह हो गया 24, तो ये हमारा आ गया 364, कितना आएगा 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 6 चौक 24 की 4 हाथ में 2, ये हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 384। तो इस प्रकार से मध्य पद को हम तोड़ेंगे। तो मध्य पद तोड़ने के लिए आपको केवल पता होना चाहिए कि 8 एक्स को कैसे तोड़े हैं। तो 8 एक्स को 24 एक्स ऋण 24 एक्स धन 16 एक्स के रूप में तोड़े हैं, ठीक है। ऋण 8 एक्स को दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 384 मिलेगा, जो कि a गुणा c के बराबर है, ठीक। उसके बाद इसमें से देखो x कॉमन है तो x निकाल दिए, इसमें 16 निकाले तो 16 गुणी 24 करेंगे 384 आएगा। फिर दोनों में देखो x ऋण 24 x ऋण 24 कॉमन है, ठीक। तो x के दो मान मिले, x बराबर 24 और x बराबर ऋण 16। तो ऋण नहीं होता है, माप क्या हो ऋणात्मक नहीं होता, तो हम x बराबर 24 को लेंगे, ठीक। तो शतरंज की जो भुजा है उसकी माप 24 सेंटीमीटर होगी। शतरंज की बोर्ड के भुजा की माप क्यों होगी, क्योंकि हमने माना शतरंज के बोर्ड की बॉर्डर सहित माप क्या है x है। तो बॉर्डर सहित है मतलब क्या है, वो भुजा है, ठीक दोस्तों। ये आपका छठवां को देख लीजिए। कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में मोहन गणित तथा विज्ञान विषयों में प्राप्तांक का योग 28 है, ठीक है। मान लो गणित में m है, विज्ञान में साइंस है, इसका क्या बोल रहा है 28 है। यदि उसका गणित का प्राप्तांक पहले से 3 अधिक और विज्ञान का प्राप्तांक पहले से 4 कम हो जाए, ठीक है, तो दोनों विषयों का प्राप्तांक का गुणनफल 180 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा m-3 और ये s-4, ऐसे करके बन जाएगा। गणित और विज्ञान विषयों में मोहन का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, गणित और विज्ञान विषयों में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना कि गणित में मोहन को 1 अंक मिला है, ठीक है। और यदि प्रश्न बोल ही रहा है कि दोनों का योग कितना है, मैथ्स और साइंस का योग 8 है, तो गणित का कितना आ जाएगा, विज्ञान का कितना आ जाएगा, साइंस का 28 में m को घटाएंगे, ठीक है। तो साइंस का क्या आ जाएगा 28 में, यदि m को हम लोग x माने तो 28 माइनस एक्स, ये, ठीक है। तो यदि गणित का प्राप्तांक उसका हमने माना, गणित को यदि हम लोग x मानेंगे तो उसका विज्ञान क्या आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा 28 माइनस एक्स, ठीक। ये बोल रहा है। और जब मोहन को गणित में पहले से 3 अंक अधिक मिले, पहले से यदि 3 अंक अधिक मिले हैं, तब उसके गणित के अंक क्या हो जाएंगे 1 से धन 3। गणित को 1 माना है, अब बोल रहा है कि 3 अधिक मिला तो ये 1 से धन 3 हो जाएगा। और विज्ञान भी क्या हो जाएगा, और विज्ञान में 4 अंक अधिक मिला है बोल रहा है, तो 28 ऋण एक्स ऋण 4, मतलब 4 अंक कम मिला है, तो विज्ञान में 28 ऋण 4 एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इनका गुणनफल क्या है, जो बोल रहा है कि अभी मैथ्स में 3 अंक ज़्यादा मिला है और इसका गुणा करोगे आप साइंस में 4 अंक कम मिला है उससे, तो ये क्या बोल रहा है 180 है, ठीक है। तो जो है ये क्या है, m का मान 28 माइनस एक्स है हमारे पास, और अभी साइंस का मान क्या है, उसमें 4 कम मिला है, तो 28 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 180, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या बनेगा, समीकरण बन जाएगा दोस्तों, ये वाला बन गया समीकरण आपका 1 से धन 3। उसके बाद 28 में 4 घटेगा 24 बचेगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को हल करेंगे तो ये वर्ग समीकरण के रूप में आएगा, गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा फिर इससे हुआ, फिर इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे हुआ, ठीक है। 100 और 100 का गुणा 100 वर्ग 3 और 100 का गुणा 3x 24 और 100 का गुणा 24x 24 3 72, ठीक 72। अब देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, 24 एक में 3 एक से घट गया, ठीक है, धन और ऋण घट गया तो क्या बचा 21 एक से बचा। अब इन दोनों में से
और यहाँ पर 180 में जब 72 घटा, 180 में 72 घटा तो कितना बचा? 8। और ये हो जाएगा 10, तो कितना बचा? 108। ठीक, ये आपका 108 आ गया। इसके बाद अब 21 एक सौ को तोड़ेंगे। 21 को ऐसा तोड़ना है, दो गुणनफल, ठीक है, जिनका क्या मिले हमको? 108 मिले, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 21 मिले। तो देखो 12 गुणा 9 करने पर 108 मिलता है, और 12 धन 9 क्या हो जाएगा? 21। अच्छा, ये यहाँ से ऋण को अंदर लिया है। ठीक ठीक, ऋण को अंदर लिया है, इसीलिए क्या हो गया है? चिन्ह परिवर्तित हो गया। ये ऋण धन हो गया, धन ऋण हो गया, और जो ऋण था वो धन हो गया। ठीक है, और ये भी धन था तो क्या हो गया? ऋण हो गया। इस प्रकार चिन्ह, ये वाला ऋण चिन्ह का क्या हुआ है? एंट्री हुआ है, अंदर में गुणा किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो x निकाल लिए। यहाँ पे 9 निकल जाएगा तो 9 निकाल लिए। फिर दोनों में देखो ये x ऋण 12 कॉमन है तो x ऋण 12 निकाल लिए, फिर x ऋण 9 बचा। तो इस तरह x के दो मान आए, x का एक मान आया 12 और एक मान आया 9। ठीक है, और जब बोल रहा है कि यदि x बराबर 12 हमने माना था, ठीक है, तो अभी उसको विज्ञान में अभी का मान कितना है? x मतलब अभी तत्कालिक है, तो 28 में जब 12 घटेगा तो हमको 16 मिलेगा। ठीक है, 12 को लेंगे तो 16 आएगा, और 1 बराबर 9 को लेंगे तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 28 माइनस 9 होगा। हाँ, 12 को लेंगे तो 16 आएगा, और 9 को लेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऐसे आप समीकरणों को हल करेंगे। एक और है, आगे देखिए। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, आयु संबंधी है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु x है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। तो व्यक्ति का जो वर्तमान आयु वो क्या आ जाएगा? फिर वो x वर्ग हो जाएगा यदि ये पुत्र का है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ना हम लोग मान लिए कि पुत्र की वर्तमान आयु यदि x है तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x वर्ग। प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक, अब 1 वर्ष पहले की बात है, तो 1 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? पुत्र का आयु में घट जाएगा 1 वर्ष, और पिता की आयु में 1 वर्ष घट जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष पहले इनकी आयु यही थी, ये पुत्र की थी, ये व्यक्ति की थी। अब 1 वर्ष पहले बोला कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, तो 1 वर्ष पहले ये व्यक्ति की आयु है और 1 वर्ष पहले ये पुत्र की आयु, उसके गुणे में 8 है। ठीक है, 8 गुनी थी। तो अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। 8 का गुणा x के साथ हुआ तो 8x। ठीक है, 8 का गुणा ऋण के साथ तो ऋण 8। फिर पक्षांतर कर लेंगे, x वर्ग का x वर्ग। ठीक है, ये और ये, ठीक है, x ये इस प्रकार से हुआ, x स्क्वायर ऋण 1 बराबर 8x धन ऋण 8 है तो इधर आ जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये x वर्ग धन 7 ऋण 8x, ये इस प्रकार से हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे? मध्य पद को तोड़ देंगे। मध्य पद को तोड़े हैं, 8x को कैसे लिख दिया है? 7x ऋण x। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा? ये ऋण 8x बन गया, ये वाला टर्म टूट गया। टूटने के बाद कॉमन निकालेंगे, यहाँ x कॉमन है तो x निकल गया, यहाँ कुछ नहीं, क्या निकाले? ऋण x, इसलिए ये चिन्ह ऋण था, धन था तो ऋण हो गया। ठीक है, अब x के दो मान मिला लिए हमने, 0 के बराबर लिए, x बराबर 7 और x बराबर 1। ठीक दोस्तों, तो 1 वर्ष x बराबर 1 के लिए पिता की आयु 1 वर्ष है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि पिता का आयु क्या रहेगा? ज़्यादा ही रहेगा, तो ये वाला मान को नहीं लेंगे, इसको लेंगे x बराबर 7 वाले को। तो x बराबर जब 7 लेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु यदि 7 है तो पिता का क्या है? उसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 49 आ जाएगा पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, तो मुख्य रूप से आयु वाले में एक ही चीज़ महत्व है कि यदि आपको किसी भी समय का बात किया तो आप पहले वर्तमान को मानिए, वर्तमान को x मानिए। ठीक है, अब यदि 5 साल पहले बोला, ठीक है, तो वर्तमान में आप 5 घटा दीजिए, आयु वही हो जाएगा। 5 साल बाद बोला, ठीक है, तो उसमें आप 5 जोड़ दीजिए, और इस प्रकार से आप से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न इस प्रकार से हल हो जाते हैं।
अब चलिए आपका अगला देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है। ठीक है, ये मान लो आयताकार खेत है। अब लंबाई धन चौड़ाई, ये क्या है हमारा परिमाप है, और उसका क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खेत का लंबाई, माना कि आयताकार खेत की लंबाई क्या है x, ये चौड़ाई x है, जो बोला उसी को मान लिया कि चौड़ाई x है। तो आयत का परिमाप क्या दिया है 82 मीटर। ठीक है, और परिमाप का क्या सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, जो कि हमें दिया है 82 मीटर। अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 82 भागित 2, तो क्या आ गया हमारा 41। ठीक है, इसके बाद जो हमने चौड़ाई को क्या माना है x, उसे लिख दिया। ठीक है, अब 100 को उधर पक्षांतर किए तो लंबाई का क्या मान आ गया 41 माइनस 100 मीटर। अब आयताकार क्षेत्रफल हमें क्या दिया है 400 वर्ग किलोमीटर खेत का। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमें कितना मिल गया है 41 माइनस x, और चौड़ाई हमने क्या मान लिया है 100 मान लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 41 माइनस x और ये x दोनों का गुणा क्या है, उसका क्षेत्रफल है 400 वर्ग किलोमीटर, 400 वर्ग मीटर। अब क्या होगा, इसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा 100 से हो गया तो ये 100 वर्ग मिला। ठीक, और ये 41 का गुणा 100 से हुआ तो 41 100 मिला। ठीक, अब 400 यहाँ धन में है, इधर ले आए तो ऋण हो गया। उसके बाद 41 को तोड़ना है मध्य पद को, तो कैसे तोड़े हैं, ये ऋण 25 और ऋण 16 के रूप में। ठीक है, अब इन दोनों में देखो x कॉमन है, x निकाल दिए, इसमें 16 कॉमन है, 16 निकाल दिए। ठीक है, अब देखो दोनों में इधर x 25 दोनों में है, कॉमन आ गया, फिर जो बचा x माइनस 16। तो इस तरह x के दो मान है, x बराबर 25 और x बराबर 16। ठीक है, तो हमने चौड़ाई को माना है 16 मीटर है, और उसके अनुसार लंबाई क्या मिल जाएगा फिर हमारा 25 मीटर है। ठीक, ये वाले सूत्र में आप मान को रखेंगे तो मिल जाएगा। देखिए x का मान मिला है 16। ठीक है, और लंबाई को ये वाले में रख दो यहाँ पर, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 41 माइनस 16, मतलब क्या आ गया 25। ठीक, और चौड़ाई क्या है 16। तो बहुत ही आसान आसान से प्रश्न है दोस्तों, उदाहरण है केवल आपको समझने की किस प्रकार से दैनिक जीवन या कहीं भी प्रश्न उत्तर को हल करते समय ऐसे द्विघाती समीकरण का उपयोग किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण है, उदाहरण क्रमांक 9, इसे हम देखते हैं। तो यह बोलता है कि कुछ विद्यार्थी ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 500 इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 5 रुपए अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए थे। ठीक है, चलो बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है, लॉजिक वाला मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, माना कि पिकनिक की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 है। ठीक है, हमें तो पता नहीं था। और यदि योजना बनाने वाले 100 लोग थे तो उनको भोजन के लिए व्यय कितना देना पड़ता, 500 को सब में बराबर हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, परंतु 5 विद्यार्थी क्या हो गया, कम हो गया। तो पिकनिक में जाने वाले अब कितने हैं, 1 से ऋण 5 हैं। ठीक है, अब वो 500 राशि को क्या करेंगे, इतने लोग व्यय करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखाएगा। अब प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि 5 विद्यार्थियों के पिकनिक में नहीं जाने से प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन के लिए 5 रुपये अधिक देने पड़े हैं। ठीक है, तो जो जाने वाले विद्यार्थी थे, जो जो अभी जाने वाले विद्यार्थी हैं, उसमें जो जाने वाले थे उनका अंतर में क्या चीज आ रहा है, 5 रुपए का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार से इस समीकरण को जब हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी 500, यहाँ भी 500 है, ये क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। ठीक है, फिर ये बचा, तिर्यक गुणा कर दिया इसका। उसके बाद दोस्तों ये कट गया, एक धन है एक ऋण, तो ये वाला x स्क्वायर ऋण 5x हो जाएगा, जो कि 5 से इधर आके और गुणा हो जाएगा बाद में। ठीक है, ये 5 को यहाँ ले आए और इसको उधर भेज दिए।
ठीक है, ये वाला को इधर भेजे हैं और ये वाले को नीचे ले आए हैं। वर्ग समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, अब इसका गुणा हुआ, ये 5 5 कट गया तो क्या बचा 500। ठीक है, अब अब ये 500 को उधर लेकर क्या हो गया, ऋण हो गया, तो ये वाला वर्ग समीकरण बना। अब 5x को ऐसा तोड़े हैं कि इसका जो गुणा करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, जो संख्या आएंगे 500। ठीक है, और प्लस माइनस में क्या आ जाना चाहिए 5। ठीक है, तो 20 × 25 एक ऐसा संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऋण 25, 25 में 5 घटा देंगे तो ऋण 25 धन 20 कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 5 को तोड़ेंगे, तो यहाँ तोड़ दिया है उसी प्रकार से 5 को। ठीक, अब देखो यहाँ पर 100 घनिष्ठ है, 100 को निकाल दिए, इसमें 20 है, 20 को निकाल दिए। ठीक, अब इसमें 125 125 ये आ गया बाहर घनिष्ठ, फिर बचा 100 धन 20, तो 100 के 2 मान मिले, एक मिला 100 बराबर 25 और 100 बराबर ऋण 20। ठीक है, तो दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो हम लोग इसको लेंगे 25 को। तो यदि हम लोग 100 बराबर 25 लेंगे, ठीक है, अब उसमें क्या है, पिकनिक पर जाने वालों की संख्या में उसमें 5 की कमी हो गई है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें 5 की कमी हो गई, 25 - 5 मतलब 20 लोग पिकनिक में अभी जा रहे हैं और 25 लोग जाने वाले थे। ठीक, ये आपका अब एक क्वेश्चन और है, इसको और करवा देते हैं दोस्तों आपको। एक व्यक्ति ने 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदी। ठीक है, तो मानेंगे कि 100 रुपए में खरीदी या 100 किताबें खरीदी। यदि उसने इतने ही रुपयों में खरीदी हुई 4 किताबों से 4 किताबें ज्यादा मिली होती तो प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपये कम हो जाती। बताइए उसने कितनी किताबें खरीदी। चलिए इस उदाहरण को समझिए। तो हम लोग मानेंगे कि माना खरीदी गई किताबों की संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, 100 किताबें खरीदा कितना में, 80 रुपए में। तो एक किताब का कीमत क्या रहेगा, 80 भागित 100। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 5 किताबें हैं। ठीक है, और उसका आपने खरीदा है 80 रुपए में, तो एक किताब का कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 80 में 5 को भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 16, 100 बराबर। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि उसकी संख्या यदि देखना है कि 100 किताबों की कीमत तो कितना है 80 रुपया है, तो एक किताब की कीमत क्या आ जाएगा 80/100। ठीक, अब यदि उसे 4 किताबें और मिली होती तब किताबों की संख्या, अब क्या है, पहले तो 100 किताबें खरीदे, अब 4 और मिल गया तो 100 धन 4 हो गया। अब क्या होगा कीमत, तो 80 रुपये में अब 100 धन 4 रुपये का भाग देंगे। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार दोनों में क्या है, 1 रुपये का अंतर है। क्या बोल रहा है प्रश्न, कि प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपये कम हो जाती। ठीक है, तो ये प्रत्येक किताब की कीमत क्या हो गई, 1 रुपये कम हो गई। ठीक है, जो अभी है किताब उससे, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, कुछ नहीं है, तिर्यक गुणा कर देना है आसानी से। तो दोस्तों तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये देखो ऊपर में 80, दोनों क्या है उभयनिष्ठ निकल गया, बाहर आ गया। अब उधर जाके वो 1/80 हो जाएगा। ठीक, नहीं भेजे उसको, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला स्टेप को समझिए, इसका भी क्या हो गया, तिर्यक गुणा हो गया। ठीक, तो ये वाला टर्म मिला, उसके बाद ये x x कट गया। ठीक है, और इसका गुणा हो गया तो ये वाला पद मिला। इसके बाद 8 × 4 = 32, 320, और ये वाला पद को इधर जाए, 1 से गुणा हुआ फिर इधर लाए पक्षांतर करके, तो ये वाला वर्ग समीकरण मिला। अब इसमें 320 क्या है, a×c है, तो b का मान क्या लिख दिया है, 4x को तोड़ के हम लोग 20x ऋण 16x। ठीक है, 20 में 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा, अगर दोनों का गुणा करेंगे तो 320 आएगा, इसलिए ये वाला 20 - 16 से तोड़े। अब इसके बाद देखिए ये वाला में x उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ आया, इसमें 16 उभयनिष्ठ लिए,
ठीक है। फिर यहाँ 100 और 100 ये दोनों में तो ये निष्ठ आया, 100 - 16 बचा। इस तरह दो मान मिले, एक 100 - 20 और एक 100 - 16। ठीक है, तब तो किताबों की संख्या, ठीक है, धनात्मक को लेंगे, पैसे है तो 16। ठीक है, गिनती है तो धनात्मक ही रहेगा। तो 16 किताबें उसने 80 रुपये में खरीदी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ शॉर्टकट स्पीड से मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको, द्विघात वर्ग समीकरण। ठीक है, इसको दूसरा विधि सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हम कैसे हल करेंगे। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समझाने का प्रयास किया हम आपको समझ में आया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। ये केवल आपके एग्जाम्पल थे, इसीलिए मैंने आपको बुक से ही फास्ट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बाकी आप इसे स्लो भी पढ़ सकते हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको इजी से दिया है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक दोस्तों, मैं आपके लिए निरंतर वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।